हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूके पीएससी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस जिसका अपकमिंग एग्ज़ाम 26 मई को है। आई थिंक आप सभी की तैयारी नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। आप सभी इस वक्त बूस्ट मोड में लग चुके होंगे और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे कर रहे होंगे। और कल जो हमारी क्लास हुई थी ऑर्गेनोमेटेलिक की, उसमें साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि साउंड क्वालिटी ऐसे दिक्कत कर रही है, और जबकि मैंने चेक किया था शुरू में तो साउंड सही आ रहा था, बट वो पता नहीं कैसे साउंड में डिले हुआ। बट हाँ, मैं आपको उसका एक अल्टरनेट बता सकता हूँ, यह कि आप जब हेडफोन लगा के उसे सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं साउंड सुना ही दे रहा है, बट आप जब डायरेक्ट उसको सुन रहे हैं तो साउंड क्वालिटी बहुत लो है। ठीक है, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की क्लास में भी मैंने 2-3 बार चेक किया है और कोशिश करूँगा आज साउंड की प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो आज हम अगला टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फिनोल। और जो फिनॉल है इसके बाद एक और ये छोटकू सा टॉपिक है 20 मिनट्स जो आपके नेक्स्ट, इसमें मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल रह जाता है, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर फिजिकल में 2 टॉपिक इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स रह जाते हैं, वो आपको कंप्लीट करा दूंगा। और फिर एक टॉपिक रह जाता है डी ब्लॉक, वो कंप्लीट करा दूंगा। तो मान के चलिए आज जो क्लास नंबर 51 है, कल हमने अर्धशतक पूरा कर दिया था। 51 है और मान के चलिए 55 क्लासेस में आपका मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आप सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन कर रहे होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मल्टीपल रिवीजन इज द की। टेस्ट सीरीज आप लगा रहे होंगे या खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। संडे को मैं आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला के दूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे फिनॉल। तो याद कीजिए, आपने देखा था सर यह बेंजीन है ना। अब तक की इतनी कहानी हम सभी जानते हैं कि ये बेंजीन है। ठीक है, आप सभी बहुत समझदार बच्चे हैं क्योंकि आप सभी ग्रेजुएट्स हैं, है ना। जब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो ऑब्वियस बात है, इतनी कहानी हम सभी को पता होता है कि सर हमारे पास एक बेंजीन नाम की, है ना, ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है जो कि C6H6 होती है। हम सभी को पता है कि यदि हम इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है जी, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह एक OH ग्रुप को जोड़ दें, तो सर यह कुछ ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पे एक OH होगा और बाकी सारे 5 हाइड्रोजन होंगे। तो डेट मीन्स सर ये C6H5OH बन जाएगा। सर C6H5 को हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। सर इस पे OH ग्रुप लगा है, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं, है ना। तो इसी फिनाइल एल्कोहल को हम शॉर्ट में फिन और ऑल कह देते हैं, है ना। तो ये है हमारा सर फिनॉल। तो सिंपल सा फंडा है फिनॉल का जो हमें ध्यान में रखना है। अब फिनॉल के लिए कुछ खास बातें, हो सकता है यहाँ पे आपसे सबका संकरण पूछ ले, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले। और जैसा कि हमने एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में, हायर एजुकेशन में ये सिंपल सा प्रश्न तो देख ही लिया कि संकरण जरूर पूछ रहा है ना। तो संकरण अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम सीखेंगे, और ऑलरेडी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकालना हम जानते भी हैं। मान लीजिए हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो सिंपल सा फंडा देखा था सर, हमें सिग्मा बॉन्ड्स गिनने हैं और लोन पेयर गिनने हैं। असंयोजित युग्म जोड़ा कितने हैं वो गिनने हैं। सर सिग्मा बॉन्ड एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। सर 2 ही यहाँ पे हमें लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो 2 + 2 डेट मीन्स ये 4 है। 4 का मतलब इसका संकरण sp3 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसके बंधीय कोण की, बॉन्ड एंगल की, कि सर बताइए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, है ना। तो फिनॉल का थोड़ा सा डाटा हमें याद रखना चाहिए कि सर जो यहाँ बॉन्ड एंगल होगा, बंधीय कोण जो है ये सर लगभग 109 डिग्री होता है। ठीक है, द बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 109 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच की दूरी है बॉन्ड की, ये लगभग आपकी 136 पिकोमीटर होती है। 136 पिकोमीटर। क्लियर है कहानी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो फिनॉल के लिए आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जो फिनॉल है इसका डाइपोल मोमेंट, ध्रुवीय आघूर्ण कितना होता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फिनॉल का, क्योंकि कुछ ही टॉपिक है बस फिनॉल हमारे सिलेबस में है ना, तो फिनॉल को थोड़ा सा अच्छा से कर जाते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, इसलिए ये लास्ट मिनट रिवीजन है ना। और हमने ये टॉपिक शुरू में नहीं किया था, तो ऑब्वियस बात है इस टाइम पे आपको मल्टीपल रिवीजन आप कर सकें, उसके लिए क्रक्स नोट्स आपको दे रहा हूं ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है ना।
और ऑब्वियस बात है जब इलेक्ट्रॉन खींचता है उसकी तरफ हेड पार्ट होता है और बाकी अंदर की तरफ टेल पार्ट होता है। ये हमने शुरू की क्लासेस में आपको केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में ये डायपोल मोमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ाया था। ठीक है, तो जो फिनॉल है इसका डायपोल मोमेंट जो होता है इसकी वैल्यू 1.54 है ना, डी बाई समथिंग होती है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1.5। आप इतना भी याद कर ले तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स आउटवर्ड। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे भी लोन पेयर बाहर की तरफ मौजूद है, तो सर ये बाहर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 1.54 है। ठीक है, तो ये हमें कुछ बेसिक आइडियाज हमें फिनॉल के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद फिनॉल का क्लासिफिकेशन, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इससे प्रश्न बनने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर रहे हैं हम किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमने फिनाइल अल्कोहल फिनॉल तो देख ही लिया। ठीक है, बट फिनॉल पे अब कुछ ग्रुप लगाते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं। यदि हमारा यह फिनॉल है सर, इस पे अगर CH3 ग्रुप आ जाए तो सर इसको हम क्रीसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीसॉल, ये इसका कॉमन नाम है। ठीक है जी, और ऑब्वियस बात है ये OH ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी अधिक होती है ना। प्रायोरिटी वगैरह हमने सब IUPAC नेमिंग में पढ़ा था, और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर से ये बात बोलता हुआ आ रहा हूँ कि बेटा जी आप अपने जो नेमिंग है इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रश्न इससे बनने के चांसेस हैं। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में भी आया था, हायर एजुकेशन में भी आया था, और ऑब्वियस बात है यहाँ भी आने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं OH की प्राथमिकता अधिक होती है, तो OH मेन पेरेंट एटम हो गया, और से CH3 इसके है ना साइड चेन की तरह रिफ्लेक्ट करेगा, तो सर इसका नाम है ना क्या हो जाएगा, अगर इसका मैं IUPAC करूं तो OH की प्राथमिकता पहले नंबर पे, फिर ये दूसरे नंबर पे है ना, सेकंड पोजीशन पे है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल है ना हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 मिथाइल फिनॉल, है ना 2 मिथाइल फिनॉल को रेफरेंस मानते हुए फिनॉल इसका नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी करके लिख सकते हो, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। तो आई थिंक क्रीसॉल क्या होता है ये आप सभी को पता चला। फिर इसके बाद अगर यही क्रिसॉल में ये OH है और मैं CH3 को यहाँ पहुंचा दूं, तो आप सभी जानते हैं सर ये ग्रुप है, ग्रुप से जो पहला कार्बन होता है सर ये ऑर्थो होता है, इसके बाद वाले दोनों मेटा होते हैं सर, और लास्ट वाला पैरा होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा मिथाइल फिनॉल, है ना, मेटा मिथाइल फिनॉल या फिर मेटा क्रिसॉल। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है इसका नाम भी बता पाएंगे, क्योंकि सर ये OH ग्रुप के पैरा पोजीशन पे है, तो उसका नाम हो जाएगा पैरा क्रीसॉल, है ना, या फिर पैरा मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो आई थिंक इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सभी का डेवलप हुआ। अब आगे कुछ और चीजें सीखते हैं। अब मान लो फिनॉल है जिसपे एक OH है, अब इस पे अगर 2 OH आ जाएं तो, है ना, ये एक OH है, बट सर यदि 2 OH आ जाएं तो जिसको हम डाइहाइड्रिक फिनॉल बोलते हैं, मैं यहाँ हेडिंग भी डाल देता हूँ, है ना, डाइहाइड्रिक मतलब जिसपे 2 OH हैं, है ना, डाइहाइड्रिक एल्कोहल या डाइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है जी, डाइहाइड्रिक फिनॉल इसे कह देता हूं। तो डाइहाइड्रिक मतलब सर जिसपे 2 OH होंगे वो डाइहाइड्रिक होगा। तो इन डाइहाइड्रिक के नेम देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं बोलूं इसका कॉमन नेम क्या है तो आप जानते हैं ये कैटेकॉल है ना, कैटेकॉल। ठीक, अच्छा इसका IUPAC लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ये इसका IUPAC बन जाएगा। या एक और कॉमन नाम लिखूं तो क्या होगा सर, एक OH को ऑर्थो पे मान लो, है ना, एक OH को मेन ग्रुप मान लो, एक को ऑर्थो पे मान लो, तो नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। अगर ये लिखा आता है तो भी गलत नहीं है ना, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी और ये फिनॉल है, तो ये भी इसका एक कॉमन नाम आपको दिखाई देगा। इसके बाद यदि इस OH को मैं मेटा पोजीशन पे पहुंचा दूं तो इसका नाम क्या बनेगा सर, इसका कॉमन नेम होता है रेसोरसिनॉल, है ना, रेसोरसिनॉल होता है, ध्यान रखना। तो चला इतना सिंपल सा प्रश्न आ गया कि इनमें से कौन सा रेसोरसिनॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, या फिर इसका IUPAC क्या लिखूंगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, है ना, या फिर वही मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, है ना, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल इसका नाम हो जाएगा। अब हिंदी माध्यम वाले प्लीज इतना ना सोचें, हिंदी में भी कैथेकॉल को कैथोकॉल ही कहता हूँ, रेसोरसिनॉल को रेसोरसिनॉल ही कहता हूँ, तो इसमें एज सच कुछ चेंज नहीं है। ऐसे ही अगर ये पैरा पे आ जाए तो, है ना, पैरा पे आ जाए तो सर पैरा पे आ जाएगा तो उसका नाम होता है क्विनॉल, है ना, क्विनॉल, तो ये इसका नाम होता है, ये नाम हमें देखने को मिलता है।
ठीक है। अब इसका नाम अगर क्विनॉल है तो अगर इसका आईयूपीएसी करोगे सेम वही 1,4 हो जाएगा, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी, या फिर पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल इसका नाम हो जाएगा। इतनी कॉमन सी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम ध्यान रख सकते हैं, है ना, ट्राईहाइड्रिक। अगर ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है तो, है ना, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है तो जिसपे 3 OH लगे हों उसका नाम क्या बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसे भी बीएससी लेवल पे एग्जाम है तो ऑब्वियस बात है ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और जो हमारी बीएससी की बुक्स होती हैं उसमें भी ये सभी नाम हमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यदि मैं इस कंपाउंड को पढ़ूं जिसमें ये OH है, ठीक है जी, यहाँ एक और OH है और यहाँ पे एक और OH है। ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा सर, ये कार्बन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तो नाम बन जाएगा 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल इसका नेम बन जाएगा। सर ये तो आपने आईयूपीएसी इसका बता दिया, बट इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, कॉमन नाम बनेगा पायरोगेलॉल, है ना, पायरोगेलॉल इसका कॉमन नाम बनेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर मैं OH बना दूं और इसके ऑर्थो पे OH है और ये मेटा वाले OH को पैरा पे पहुंचा दूं, आईयूपीएसी क्या बनेगा 1, 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, तो 1, 2, 4 सर ट्राईहाइड्रोक्सी सर ये आई एम सॉरी मैंने यहाँ फिनॉल लिख दिया ना, ये बेंजीन होगा। काफी बच्चे इतनी देर में तो कमेंट में आंसर कर देते हैं, है ना, तो वो जो स्मार्ट बच्चे हैं हमारे वो सारी इस बातों को अच्छे से जानते हैं। इसका नाम ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। ऐसे यहाँ ट्राईहाइड्रोक्सी ये भी कितना हो जाएगा सर, बेंजीन हो जाएगा। मैंने पता नहीं फिनॉल क्यों लिखा, खैर। तो ये है पायरोगेलॉल और ये है ऑब्वियस बात है, देखो अगर इसको देखो OH ऑर्थो पे और पैरा पे, इसको तो सर हम क्विनॉल कहते हैं कि नहीं सर, से क्विनॉल कहते हैं, और एक OH एक्स्ट्रा है तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सीक्विनॉल, है ना, हाइड्रोक्सीक्विनॉल, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सीक्विनॉल भी इसका नाम हम रख देते हैं। क्लियर है, ठीक है। और काफी लोग इसे फिर वही कहेंगे सर मेटा भी हो सकता है, इसलिए ऑर्थो और मेटा छोड़ो, सिंपल इसको हाइड्रोक्सीक्विनॉल से याद करो। ठीक है, तो ये था हमारा फिनॉल का इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं जल्दी से इसकी प्रिपरेशन, है ना, हमारा काम यही होता है, सबसे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, फिर उसका प्रिपरेशन बनाने की विधि, और फिर इसके बाद हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है जी, तो फिनॉल को बनाने की विधि प्रिपरेशन पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला बनाने की विधि प्रिपरेशन, तो होता क्या है, यदि आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, बेंजीन पे SO3H ग्रुप, सर ये कैसे बनता है बेंजीन का, जब हम सल्फोनेशन करते हैं, बट हमारे सिलेबस में इस बार तो नहीं है, बट फिलहाल इसका नाम याद कर सकता हूं सर, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर यदि इसमें सबसे पहले मैं इसके हाइड्रोजन को निकाल लेता हूं, सभी को बताइए एसिड है तो H+ देगा, तो और हमारे पास NOH डाल दूं, बेस डाल दूं, तो बेस OH- H को उठा लेगा, तो यहां से सर जल निकल जाएगा, और यदि यहां से जल निकलता है तो सर आपको यहाँ SO3 इस पे माइनस दिखेगा और Na पे प्लस, मतलब यहाँ आपको सोडियम जो आपका सॉल्ट है आपको दिखाई देगा, है ना, सोडियम सॉल्ट आपको दिखाई देगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, है ना, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, सल्फोनेट, ये आपको यहां पे मिल जाएगा। इसके बाद ये सॉल्ट है, प्लस माइनस वाली चीज को हम सॉल्ट बोलते हैं ये बात मैं आपको न जाने कितनी बार बता चुका हूं। इसके बाद यदि आप यहाँ पे NaOH फर्दर डालें और इसको लगभग 300 से 350 डिग्री, है ना, एग्जाम में ये टेम्परेचर लिखे आते हैं इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि जो रिएक्शंस आपको ये पहचानने में आसानी रहे। तो यहां से सर जल निकलता है और साथ में निकल जाएगा सोडियम सल्फाइड, है ना, Na2SO3 ये निकल जाएगा, तो सर आपको मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये O- है सर, जो आपका फिनॉल है उस पे O- होता है, इसको हम फिनॉक्साइड बोलते हैं। सर इस पे Na+ लगा है, सोडियम मेटल लगा है, तो उसका नाम हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है जी, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें यदि हम फर्दर HCl, फिर से HCl डाल दें तो H जाके कहां जुड़ेगा, सभी को पता है H+ है, ये Cl- है, सर माइनस पे जाके जुड़ जाएगा H+ और Na के साथ निकल जाएगा Cl। ठीक है, तो आपको यहां मिल जाएगा OH और साथ में मिल जाएगा NaCl। तो सबसे पहला प्रिपरेशन हमने कर लिया जिसमें हमने फिनॉल बना के देखा, किससे बनाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमने फिनॉल बनाया। इट इज द प्रिपरेशन नंबर 1, बनाने की विधि नंबर 1। ठीक है,
इसके बाद एक और तरीका, चलो मैं इसी में लिख देता हूं उसे, है ना, इसी पॉइंट में से मेंशन यहां पे मैं कर देता हूं। एक और जो तरीका हो सकता है इसको बनाने का, यह है कि हमारे पास यह बेंजीन है ना, और SO3H लगा है और इसमें साथ में लगा है CH3, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा सर? हम सभी जानते हैं SO3H की प्राथमिकता अधिक होती है, तो CH3 है ना, बेंजीन पे CH3 को टोल्यूइन कहते हैं, तो पैराटोल्यूइन है ना, सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड से भी हम ये काम कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, KOH डालते हैं, ठीक है। KOH डालते हैं तो ये SO3H सेम ऊपर वाले ग्रुप की तरह रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ OK बचेगा, है ना। OK मतलब जैसे ONA बचा था ऐसे यहाँ OK होगा, और CH3 तो सर यहाँ पे है ही, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ H+ या H2O डालूंगा और इसका करा दूंगा हाइड्रोलाइसिस। ऑब्वियस बात है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, हम सभी जानते हैं। तो सर हमें यहाँ पे OH ग्रुप मिल जाएगा, है ना, OH ग्रुप मिल जाएगा, और सर साथ में यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे KOH, है ना, एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपको मिल गया पैराक्रिसोल। तो क्रिसोल की प्रिपरेशन भी यहाँ पे हमने एक जनरल आइडिया ले लिया कि सर क्रिसोल कैसे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट, और डाइएजोनियम सॉल्ट जब आपको हायर एजुकेशन की कुछ क्लासेस मैंने आपको दी थी, तो उसमें डाइएजोनियम सॉल्ट की बहुत सारी रिएक्शंस बताई थी, तो उसको ध्यान में रखना है और समझना है। सबसे पहले शुरू से ही जीरो से ही रिएक्शन लेके चलता हूं, हालांकि बेंजीन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, बट समझिएगा। बेंजीन का यदि मैं नाइट्रेशन करता हूं, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, और याद कीजिए हायर एजुकेशन में प्रश्न आया था, टेस्ट सीरीज में यह सवाल मैंने आपको भी दिया था, और जनरली डिट्टो सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट वैसा ही क्वेश्चन आपको मिला था। इसलिए मैं कहता हूं टेस्ट सीरीज जो हम बनाते हैं वो कुछ भी वेग नहीं बनाते, एक्सट्रीम नहीं बनाते, आपके सिलेबस को पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, ट्रेंड देखते हैं क्वेश्चन में कैसे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से यूकेपीएससी अपने अंदर चेंज ला रहा है, उन ट्रेंड के बेसिस पे हम आपको एनालाइज करके बढ़िया टेस्ट सीरीज बना के देते हैं, ठीक है। बाकी ऑब्वियस बात है भैया, चैट जीपीटी हमारे पास भी अवेलेबल है, हम चाहें तो 1 मिनट के अंदर, है ना, 1 मिनट तो नहीं लगता, मिनिमम आप मान के चलिए 10 मिनट्स लगेंगे, और 10 मिनट्स में आपके लिए 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बट समझिए इस बात को, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देने लग गया तो मुझे लगता है जो टेस्ट सीरीज में मैं 9-9 घंटे वेस्ट करता हूं, है ना, काफी बच्चों को बस ये लगता है कि सर जो है टेस्ट सीरीज में आप देर कर देते हो, है ना। समझो भाई इस बात को, मुझे 9 घंटे उसके लिए निकालने भी पड़ते हैं, ठीक है। तो समझिए उसके लिए मिनिमम 6 घंटे मैंने देखा है, जो सबसे कम टेस्ट मेरा बना है वो 6 घंटे में बना है। अब काफी बच्चे कहेंगे सर आप काफी क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट भी करते हो, तो बेटा जी इसे ढूंढने में भी टाइम लगता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के लायक है या नहीं है, ठीक है। और फिर उन्हें केवल उन 10 टेस्ट सीरीज में रखना है, तो वो उस लायक है कि नहीं जो आपको परोस के दूं, तो ये भी चीजें समझा करें, ठीक है। तो चलिए खैर इसका रिडक्शन कर रहा हूं, और यहाँ पे आपके NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है NO2 पे HCl डालता हूं, NH2 ग्रुप मिलता है, जिसको हम एनिलीन कहते हैं। ये एग्जाम में भी आया था, टेस्ट सीरीज में भी सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है जी। ओ 1 मिनट दीजिएगा, आई एम सॉरी। चलिए फिर हम सभी जानते हैं एनिलीन में यदि मैं NaNO2 और HCl डालता हूं, सर इस रिएक्शन का नाम डाइएजोटाइजेशन होता है। आप शुरू के चाहे तो 3 स्टेप छोड़ सकते हैं, एनिलीन से डायरेक्ट देख सकते हैं, इसको हम डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, है ना। इसमें हमें मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, याद है ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। बेंजीन पे N2 ग्रुप लगा है, मतलब एजो ग्रुप लगा है, एजो ग्रुप पे प्लस चार्ज है, तो एजो इसीलिए नियम लगा रहे हैं, और इस पे लगा देंगे क्लोराइड, ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे डालेंगे H2O H+, और इसे कर देंगे वार्म, गर्म कर देंगे, और जैसे ही गर्म करेंगे तो सर यहाँ हमें मिल जाएगा ये बेंजीन पे OH ग्रुप, है ना। तो बेटा जी या तो उसमें यहाँ एग्जाम में बॉइलिंग वाटर लिखा जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, वार्म लिखा हो या बॉइलिंग वाटर लिखा हो, मतलब H2O डाल रहे हो तो H2 का एक H इस Cl के साथ चला जाएगा, तो यहां से देखो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, N2 निकलेगा, HCl निकलेगा, और जो आपका बचा ये क्या कहते हैं OH वाला पार्ट, वो जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो हमने जनरली बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बात करी है, तो सिंपली आप यहां से भी देख सकते हो, बट हमने शुरू बेंजीन से ही कर दिया ताकि आपको जो है कंसेप्ट बना रहे, समझ में आए, ठीक है। चलिए थर्ड पढ़ते हैं, डोज प्रोसेस, ठीक है जी। डोज प्रोसेस अगर याद होगा थोड़ा बहुत, बीएससी में सारी, है ना, आपने रिएक्शंस पढ़ी होती हैं, जिसको हम यहाँ पे डोज प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ये डोज प्रोसेस में जनरली हम देखते हैं, सबसे पहले आप लेते हैं यहाँ पे एराइल हैलाइड्स, है ना,
एराइल हैलाइड, एराइल मतलब बेंजीन या फिर जितने एरीन्स होते हैं, है ना, एरीन्स मतलब आपका बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, ठीक है। तो उसमें आपने लिया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका जनरली हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन लिया है। फिर यहाँ पे आप लेते हैं सर NaOH और लगभग 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ मिलता है सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है जी, ONA माइनस और ये प्लस, ठीक है, नाम इसका मैं लिख ही चुका हूं, सोडियम फिन ऑक्साइड। हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हिंदी में भी भाई दो प्रोसेस ही कहूंगा, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन कहूंगा, सोडियम फेनॉक्साइड को सोडियम फेनॉक्साइड कहूंगा, तो उसमें सच कुछ चेंज तो नहीं, ठीक है। बाकी मुझे पता है जो बच्चे थोड़ा सा इस चीज को रखते हैं कि हमारा हिंदी है, हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी इंग्लिश वाला फेर तो चलता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कार्बन को हिंदी में भी कार्बन लिखोगे, इंग्लिश में भी CARBON लिख दोगे, बस इतना काम करोगे, ठीक है। खैर, अब इसमें आप HCl डाल रहे हो, HCl डालोगे तो आप सभी को पता है H कहां जुड़ेगा, H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, तो माइनस ऑक्सीजन पे तो उस पे जाके H जुड़ेगा, Na पे प्लस है तो Cl के साथ चला जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है फिनॉल मिल जाएगा। तो आई थिंक सिंपल सी दो प्रोसेस है, आप सभी को समझ में आया होगा। फोर्थ पढ़ते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। इसमें मैं आपको पढ़ाता हूं डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सर क्या ये सैलिसाइलिक एसिड हमने बनाया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल बनाया है। याद कीजिए हमने कोल्बे रिएक्शन पढ़ी होती हैं, उस कोल्बे रिएक्शन में भी सैलिसाइलिक एसिड हमने बनाया होता है, और वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमको पढ़ाना है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सैलिसाइलिक एसिड, इसमें आप डालिए 2 मोल्स ऑफ NaOH, और जिस बच्चे को PDF चाहिए क्लास का वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और टेलीग्राम पे इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हम NaOH और आपका कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, और जैसे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे ये COOH गैस, COOH यहां से निकल जाएगा CO2 की फॉर्म में, ठीक है। और आप देखेंगे ये CO2 जब Na के साथ जुड़ेगा तो बाय प्रोडक्ट होगा Na2CO3, और साथ में यहां से निकलेगा जल, और आप देखेंगे आपको जो फिनॉल चाहिए वो मिल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, बस NaOH और CO की प्रेजेंस में होगा, है ना, क्विक लाइन की प्रेजेंस में रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है जी। या एग्जाम में ये रिएक्शन ऐसे भी लिखी आ सकती है, कंफ्यूज मत होना, मैं इसलिए इसको भी बता देता हूं। जैसे ये O है और ये C डबल बॉन्ड O और H चला गया, उसकी जगह Na है, इसका नाम क्या हो जाएगा सर? सोडियम, क्योंकि मेटल है, और ये था सैलिसिलिक एसिड, अब इस पे माइनस चार्ज आया तो ये हो जाएगा सैलिसाइलेट। 8 कब आता है सर? जब माइनस चार्ज होता है, न जाने कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। सेम कहानी करनी है, आपको NaOH लेना है और CaO लेना है, और ये आपको मिल जाएगा बेंजीन, इस पे मिल जाएगा ONA ग्रुप, और यहाँ पे मिलेगा आपको Na2CO3, और साथ में मिल जाएगा H2O। सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। और अगर आप इसमें HCl डालते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड डालते हैं, तो सर आपको फिनॉल मिलता है, ठीक है जी, फिनॉल मिलता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा, सेम कहानी है, ठीक है। तो आपका फिनॉल आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कितने हो गए? 4 हो गए, 5 बात पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, ये भी बहुत प्यारी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? मान लो फिनॉल बनाना है तो मैं इसलिए एरीन्स ले रहा हूं, एरीन हैलाइड, है ना, ये ब्रोमोबेंजीन ले रहा हूं सर, ब्रोमोबेंजीन ले रहा हूं। इस ब्रोमोबेंजीन में Mg मेटल डालते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि आपको पता है हाईली एक्सप्लोसिव होता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत आग पकड़ लेता है, धमाका कर देता है, इसलिए हम ड्राई ईथर में डालते हैं, तो ये मिल जाएगा MgBr, है ना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है फिनाइल MgBr, है ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है जी। अब इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं सेम ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हमने इसकी प्रिपरेशन भी देख ली जल्दी से। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन बड़ा चालाक, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस Mg और कार्बन के बीच में जगह बना लेता है, तो ये OMgBr ऐसे कंपाउंड बना लेगा, ठीक है।
तो फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको आप कह सकते हो, है ना, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद लास्ट स्टेप सिंपल है, बस इसका हाइड्रोलाइसिस कराइए, है ना, HOH डालिए, हाइड्रोलाइसिस कराइए। आप सभी को पता है ऑक्सीजन पे माइनस, मेटल है तो उस पे प्लस, और आप देख रहे हैं आप ऑक्सीजन H पे प्लस, OH पे माइनस, तो O माइनस पे जाके H जुड़ जाएगा और बाकी जो आपका कंपाउंड है उस पे, है ना, देखो पहले बना के दिखा देता हूं, ये OH ग्रुप यहां जाके जुड़ जाएगा और जो आपका बच गया उस पे MgBr तो था ही, और जो OH बचा वो यहां चला गया, है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड आपको देखने को मिल रहा है और साथ में फिनॉल देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये सिंपल सी रिएक्शन आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है, और कुछ कुछ बीएससी की यादें आपकी ताजा हो रही होंगी। छठा, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसका आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आप लीजिए टोल्यूइन, है ना, एरोमेटिक है, हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम टोल्यूइन है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, टोल्यूइन है, या फिर इसको हम सिंपली मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, मिथाइल बेंजीन, या फिर फिनाइल मीथेन कह दो, है ना, सारे नाम एक ही है भैया, तो कितने भी तरीके से नाम कर लीजिए, सारे ही नाम आपको बता दिए। इसका हम ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, और ऑक्सीडेशन यदि हम इसका करते हैं तो सिंपली हमें यहां फिनॉल मिल जाता है, ठीक है, फिनॉल मिल जाता है, ये हमें ध्यान में रखना, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीडेशन करने के लिए हम सिंपल कॉपर ले लेते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होने को मिलता है, देखने को मिलता है, और हमें मिल जाता है सर फिनॉल, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट देखना चाहो तो सर यहां से CO2 गैस निकल सकती है और साथ में क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, H है ना, तो H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आपने ऑक्सीडेशन करा। सेवंथ, आई थिंक सेवंथ है, क्या है, सेवंथ है, चलिए सही था, सेवंथ ही। हम लेते हैं बेंजीन, ठीक है जी, उसकी रिएक्शन कराते हैं CH3, CH, CH3 और Cl के साथ। सर नाम क्या है, 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहां पे करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन। सर ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप सभी को पता चल रहा है ये फ्रिडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन है ना, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एल्किलीकरण करा रहे हैं। तो आप देखेंगे, आपको पता है ये मिल जाएगा CH और यहाँ मिल जाएगा CH3 और ये CH3, है ना, ये Cl ग्रुप निकल जाता है, बेंजीन अटैक करता है, वो सारी कहानी आप जानते हैं। और सर इसका कॉमन नाम होता है क्यूमीन, है ना, इट इज क्यूमीन, या फिर 2 फिनाइल, है ना, 2 पोजीशन पे फिनाइल है, 2 फिनाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अगर आप IUPAC करते हैं तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 2 पे लगाए फिनाइल, तो 2 फिनाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो क्यूमीन का यदि हम ऑक्सीडेशन कराएं, है ना, क्यूमीन ये है CH, CH3 और ये है CH3, इस क्यूमीन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, और यहां पे हम OH माइनस भी ले लेते हैं ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो हमें मिल जाता है क्यूमीन, है ना, क्यूमीन, और इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन OOH और इस पे 2 CH3 ग्रुप ही हैं, ठीक है, जिसको हम क्यूमीन परऑक्साइड कह सकते हैं, क्यूमीन परऑक्साइड। परऑक्साइड क्यों, सर हम सभी जानते हैं जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऐसे बॉन्ड आता है इसको हम परऑक्साइड कहते हैं। सर ये क्या है, ये हमारा प्यारा क्यूमीन है, ये हमारा प्यारा क्यूमीन है जो क्यूमीन परऑक्साइड बना रहा है। और फिर इस क्यूमीन परऑक्साइड का हम क्या करते हैं, OH माइनस, है ना, और फिर इसमें H2O डाल देते हैं। तो सबसे पहले बेस में धोते हैं, फिर वाटर में धोते हैं, धोने के बाद हमें क्या मिलता है, धोने के बाद हमें मिलता है फिनॉल और साथ में मिलता है एसीटोन, ठीक है जी, फिनॉल मिलता है और एसीटोन मिलता है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कोई मुझे कमेंट में इस रिएक्शन का नाम बताएगा, ठीक है, उसको मैं एक प्यारा सा हार्ट दूंगा कि हाँ जी इन्होंने नाम सही बताया, ठीक है। इस रिएक्शन का मुझे जरा नाम भी बताना, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, जरा मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। एट्थ है राशिक प्रोसेस, है ना, राशिक प्रोसेस, बीएससी की यादें अब ताजा हो रही होंगी। राशिक प्रोसेस, राशिक प्रोसेस में क्या होता है, सर आपके पास बेंजीन है ना, और देखो मेरा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, मैं तरीके से लिख के दिखाऊं कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद HCl, है ना, एंड इट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट,
at 500 Kelvin it gives chlorobenzene, है ना. When chlorobenzene is reduced at 700 Kelvin, है ना, with water it gives फिनॉल, है ना. तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन आप याद करिए और ऑब्वियस बात है 2 से 3 बार इनको बस देखना है, आपके एग्जाम में आपका काम बन जाएगा. ठीक है. तो हम यहाँ पे जनरली सॉल्ट CuCl2 भी ले लेते हैं, FeCl5 भी ले लेते हैं और इसको हम 500 केल्विन पे हीट करते हैं. सबसे पहले मुझे मिलता है क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन अगर दिख गया तो ये कहीं ना कहीं डोज प्रोसेस की तरह आपको नजर आ रहा होगा. ठीक है. फिर इसमें हम जैसे ही वाटर ऐड करते हैं, है ना, प्लस वाटर इसमें ऐड करते हैं और 700 केल्विन पे इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो सर हमें सिंपली मिलता है फिनॉल, है ना, फिनॉल. और OH ग्रुप यहाँ आ गया, Cl के साथ एक H चला जाएगा तो बाय प्रोडक्ट HCl भी होगा, ध्यान में रखना. ठीक है. तो ये सिंपल से अभिक्रिया हैं, आपको यह ध्यान में रखनी है. तो ये थे कुछ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और अगर कुछ रह गया है तो मैं आपको वो मिसलेनियस टॉपिक में कभी कंप्लीट करा दूंगा. अदरवाइज इतनी रिएक्शंस तो आप याद करके जाइए फिनॉल के लिए. ठीक है. अब पढ़ते हैं फिनॉल की प्रॉपर्टीज, इसके गुण, है ना, कितना गुणवान है हमारा फिनॉल. तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण, भौतिक अवस्था कैसी है. फिर इसके पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है. ठीक है. सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ऑब्वियस बात है फिनॉल मेंशन किया है तो सब कुछ याद कर लेंगे. फिनॉल आप सभी ने कभी लैब में देखा हो तो ये कलरलेस लिक्विड होता है ना, रंगहीन तरल होता है, ध्यान में रखना है. ठीक है. और जनरली कई बार थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे फ्रीज होना भी शुरू हो जाता है, तो इसलिए कह देते हैं कि इसका लो एमटी भी हो सकता है. अगर सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा. फिनॉल के क्रिस्टल्स भी आपने देखे होंगे. ठीक है. अब अगर मान लो आप इसे एयर में एक्सपोज कर देते हो, है ना, एयर में अगर से कुछ देर के लिए रख देते हो, तो एयर या लाइट की वजह से इसका जो कलर है आपको, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा. आई थिंक आप में से काफी बच्चों ने देखा भी हो. ठीक है. थोड़ा सा थिक सा दिखता है ना, हाथ पे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो हाथों में जलन करेगा, ऑब्वियस एसिड है. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है. इसके बाद कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, है ना, कीटाणु रहित की तरह काम कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक की तरह काम कर सकते हैं. ये इसके कुछ यूजेस भी बता दिए जो आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है. इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक. चलिए, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता. चलिए जल्दी से इसकी सॉल्युबिलिटी को भी देखते हैं, मेजर करते हैं. आप सभी को पता है फिनॉल पे OH ग्रुप होता है. अगर ये OH ग्रुप है और हमने देखा इसका डायपोल मोमेंट भी 1.54 dBi है, सर कहने का मतलब ये है कि ये पोलर है, तो पानी जैसी पोलर चीजों में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना. पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा. ऊपर से इसके पास ये एरोमेटिक नॉन पोलर पार्ट भी है, तो इसका नॉन पोलर ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर में भी डिसॉल्व हो सकता है. मतलब फिनॉल जो है ये पोलर नॉन पोलर दोनों में डिसॉल्व होने की क्षमता रखता है. ये कुछ बेसिक सी बातें हमें ध्यान रखनी है. इसके बाद जब ये पोलर पोलर वाला डिसॉल्व का कंसेप्ट तो लग ही रहा है कि भाई ध्रुवीय जो चीजें होंगी उसमें घुल जाएगा, जैसे कि पानी, है ना. इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इस पे H है ना, इस पे O है, H है, तो सर ये हाइड्रोजन बंध बनाने की भी क्षमता रखता है. कैसे बनाता है जल्दी से देखते हैं. मतलब एक फिनॉल मॉलिक्यूल दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हो सकता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं न जाने कितनी बार. हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, है ना, 2.1 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है. तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या लेगा उस पर माइनस चार्ज आता है. बॉन्ड टूटा नहीं है इसलिए हम इस चार्ज को पार्शियल चार्ज कह देते हैं. हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज आया, सिमिलरली ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, सिमिलरली सेम एंड सेम. ठीक है. आपको पता है माइनस और प्लस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. ये आकर्षण को हम सिंपल बॉन्ड कहते हैं. सर ये बॉन्ड बन रहा हाइड्रोजन की वजह से, सर इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह देते हैं. बहुत सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल सी बात. सिमिलरली यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम 3 डंडे से दिखाते हैं. ये सब ऑलरेडी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी यादें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. ये हाइड्रोजन बंध बनाता है और इसीलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद है, इसलिए इसका जो बीपी होता है, नॉट अ ब्लड प्रेशर, इट इज बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक, है ना, इसका जो क्वथनांक होता है ये भी जनरली हाई होता है. ठीक है. तो ये सिंपल सी बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है.
अब फिनॉल जो है इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। फिनॉल दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक। वो किस किस केस में वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल का आपने नाइट्रेशन करा, नाइट्रोफिनॉल मिल गया है ना, नाइट्रोफिनॉल मिल गया। ये कुछ एक्सेप्शंस आपको यहां पे ध्यान में रखने चाहिए। तो यदि आपके पास नाइट्रोफिनॉल है तो नाइट्रोफिनॉल एक स्पेशल टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो हम इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ये बनाता है। ये ऑलरेडी वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन है माइनस, तो भैया यहां हाइड्रोजन बंद बनेगा, है ना। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इसी तरीके से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है। और फिनॉल की एक खास बात होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ना। और जबकि इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बंद बनना, ठीक है। तो यहां पे आप क्या ले लो, चलो एक और फिनॉल ले लो, है ना, ये इसका NO2 ग्रुप ले लो, ठीक। तो ये है हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे है माइनस, इस वाले ऑक्सीजन पे भी माइनस। प्लस और माइनस आपस में आकर्षण का बल लगाएंगे, उस बल से जो बंद बनेगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सिमिलरली यहां, ठीक है, ये O है, ये H है और ये बॉन्ड है, ये NO2 ग्रुप है। सर ये माइनस है, ये प्लस है और सर ये माइनस है। माइनस प्लस आपस में आकर्षण का बल लगाएंगे, इसी बल को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसी बॉन्ड को हम, सर इसी बल को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये सिंपल सी बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या कि सर जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसमें हमें एक से अधिक हाइड्रोजन बंद बनते हुए दिख रहा है ना। इंटरमॉलिक्यूलर में एक से अधिक हाइड्रोजन बंद बनते हुए दिख रहा है, ऊपर OH अलग बना रहा है और नीचे NO2 अलग हाइड्रोजन बंद बना रहा है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है। इसीलिए जहां हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, हम जानते हैं ना, कंसेप्ट पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए हम सिंपल कंक्लूजन निकालते हैं कि सर फिनॉल के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अधिक स्टेबल होती है इंट्रामॉलिक्यूलर से, है ना। इसीलिए हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर का जो बीपी है वो ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक इसका अधिक होता है देन द इंट्रामॉलिक्यूलर से। इसीलिए जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसका बीपी ज्यादा होता है ना। ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, ज्यादा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर से। आई थिंक इतनी सिंपल सी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये था सारी सॉल्युबिलिटी वगैरह हमने फिनॉल की देख ली। अब इसके पढ़ते हैं रासायनिक गुण, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण को इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने मार्क्स को सिक्योर करते हैं। रासायनिक गुण पढ़ने से पहले चलो कुछ और बेसिक सी बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सर सबसे पहले आपके पास फिनॉल है, फिनॉल के पास H+ है ना, फिनॉल के पास सर H+ है। सर ये अपने H+ को देगा और जो H+ देता है वो अम्ल होता है, एसिड होता है, और जो बच गया सर यह इसका कंजुगेट बेस, संयोजक क्षार होता है। सर कंजुगेट बेस क्षार पे हमेशा माइनस चार्ज देखने को मिलता है ना। H+ गया तो बचे हुए पे माइनस होगा, ठीक है। और कंजुगेट बेस पे माइनस चार्ज है, और आपने न जाने कितनी बार मैं बता चुका हूं सर, माइनस चार्ज जब भी आता है इसको हमें स्टेबल करना होता है। ये स्टेबल या तो रेजोनेंस अनुनाद के द्वारा हो जाए या फिर वहां पे खाली d ऑर्बिटल हो, है ना, वैकेंट d ऑर्बिटल हो, उनके द्वारा स्टेबल हो जाए, या फिर वहां पे हाइब्रिडेशन sp हो, है ना, या फिर परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा हो जो कि sp में ही होता है 50%, है ना। ये तीन संभावनाएं देखनी होती हैं। तो यह कंजुगेट बेस जो इसका संयोजक क्षार है इस पे माइनस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज जो है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि माइनस आया, अल्टरनेट में सिंगल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस वगैरह सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं, तो इस पे अच्छा खासा रेजोनेंस मिलेगा। और सर आप जब इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो इस पे 4 अनुनादीय ढांचे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के 4 बनेंगे, बना के जल्दी से दिखा देता हूं, ठीक है जी। तो ये था फिनॉल, इस पे ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे हैं, है ना, 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो मजबूरन किसी बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। कौन टूटता है सर? पाई
बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ऑलरेडी आपको सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। वीक बॉन्ड होता है, ये टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो हमें फेन ऑक्साइड आयन का एक नया अनुनादीय ढांचा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें ये वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे तो सर इस पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस चार्ज आगे बढ़ेगा, आगे फ्लो करेगा, डीलोकलाइजेशन होगा, जिसको हम रेजोनेंस अनुनाद कहते हैं। तो सर डीलोकलाइजेशन होने की वजह से यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये है डबल बॉन्ड हो। फिर ये माइनस चार्ज फर्दर मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ओ सर माइनस चार्ज यहाँ आया। इसके बाद ये फिर से रेजोनेंस बनाएगा, अनुनाद बनाएगा, और अनुनाद बनाने के बाद जो हमें लास्ट ढांचा है ना, लास्ट ढांचा जो मिलेगा सर वह कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। ये है बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, इस पे है माइनस चार्ज। ठीक, पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म सेम ही है ना। और जिसमें बॉन्ड से हमें पता चला, है ना, मैं इसको रफ करके बना भी देता हूं। इन बॉन्ड से हमें पता चला कि सर यहाँ अनुनाद हुआ है ना। तो देखो इसके जो बॉन्ड है वो ये है, ये है, ये है। पहले और पांचवे के जो पाई बॉन्ड है इसको देखिए, आपको नजर साफ साफ अंतर दिखेगा कि सर यहाँ पे अनुनाद हुआ है। तो उसके कितने अनुनादीय ढांचे मिले? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि फिफ्थ पहला ही है, ध्यान से देखिए जरा। बस उसमें अंतर ये है कि रेजोनेंस हुआ है, वो आपको पाई बॉन्ड से नजर आ रहा है। ठीक है ना, देख लो उसका पाई बॉन्ड यहाँ लेफ्ट में है, तो यहाँ लेफ्ट में कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना, वो राइट में शिफ्ट हो गया। दैट मींस रेजोनेंस हुआ है, डीलोकलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये था फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है उसका रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से वो माइनस चार्ज को स्टेबल कर रहा है। तो सर इसका कंजुगेट बेस स्टेबल है, इसलिए H+ को दे सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो फिनॉल है ये क्वाइट एसिडिक होता है। सर यह एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हम इस अनुनादीय ढांचे से, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कुछ और बातें सीख सकते हैं, है ना। मैं सोचता हूँ 20 मिनट में क्लास हो जाएगी, पर वो ये थोड़ा सा डिटेल बताने के चक्कर में वो क्लास आधे घंटे से, आई थिंक आधे घंटे करीब की होने वाली है, इससे ज्यादा की हो गई होगी, है ना। कोशिश तो ये करता हूँ छोटी क्लास दूं, बट वही है भाई, नहीं छोड़ सकता आपको बिना, है ना, शॉर्ट में बताए, और पता चला उस चक्कर में बहुत कुछ छूट जाए। ठीक, तो इसलिए सब कुछ हो जाए ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ बताने की। अब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें कुछ आउटकम ध्यान में रखने हैं। आउटकम में पॉइंट नंबर 1 ये है कि सर सबसे पहले अगर फिनॉल पे अगर हम इसकी एसिडिटी निकाल रहे हैं, अम्लता अगर इसकी हम निकाल रहे हैं, तो अगर हमें चेक करना है कि फिनॉल पे जो OH है कितना अम्लीय है, और इसकी अम्लीयता को यदि बढ़ाना है तो सर इस पे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचे, ऐसे ग्रुप को लगाना है, और कोशिश करनी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे हो, फिर या तो ऑर्थो पे, और सबसे लास्ट मेटा पे हो। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा, मतलब पैरा पे अगर वो लगाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो ग्रुप कहलाया जाएगा, फिर ऑर्थो पे लगाए, फिर मेटा पे लगाए। इस तरीके से इसकी अम्लता, एसिडिटी हम देखेंगे। ठीक है, और अगर मान लें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो उसको लास्ट में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो आपको पता है जैसे SO3H सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, फिर NO2 ग्रुप लग गया, फिर मान लो यहाँ CHO ग्रुप लग गया। ठीक है, मान लो यहाँ NH3+ लग गया। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, मान लो OH है, फिर से एक और OH लग गया, है ना, इस पे NH3 ग्रुप लग गया, है ना, NH3 नहीं NH2 ग्रुप लग गया। ठीक है, NH3 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मान लो O- दे रखा है। ठीक है, इसके बाद देखो COO- दे रखा है मान लो। ठीक है, अगर ये ग्रुप दे रखे हैं, या फिर NH इस पे एक R ग्रुप लगा के दे दिया, फिर या फिर NH इस पे 2 R ग्रुप लगा के दे दिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर ये ग्रुप लगे हैं तो अम्लता घट जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये फिनॉल है, इस पे मैं NO2 ग्रुप लगा लेता हूं, केवल नॉर्मल फिनॉल ले लेता हूं, मतलब ये नाइट्रोफिनॉल ले लिया मैंने, है ना, ये केवल फिनॉल ले लिया, और ये क्रीसॉल ले लिया। सिंपल सा क्वेश्चन, बता दो यहाँ अम्लता का क्या ऑर्डर रहेगा। पहली बात ये चेक करना है कि सभी पैरा पे हैं, हाँ पैरा पे हैं, मैंने बताया पैरा वाला ज्यादा होगा। फिर NO2 ग्रुप कैसा होता है सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कह सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। और हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर अम्लता के, है ना, एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि वो फिनॉक्साइड के माइनस चार्ज को स्टेबल करता है। कैसे करता है, सिंपल सा उदाहरण से हम यहाँ पे समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सर होता क्या है, फिनॉक्साइड पे जब ये H+ देता है तो उस पे माइनस चार्ज आता है। सर ये NO2 ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जब ये खींचेगा तो ये माइनस चार्ज जल्दी से रिंग के अंदर रेजोनेंस बनाने के लिए सुटेबली आ पाएगा। और ऊपर से NO2 की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, है ना, 4 फिनॉल की हैं, तो लगभग आप देख सकते हो सर यहाँ पे 7
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये सब बेसिक में आपको पढ़ा चुका हूं कि जितने ज्यादा अनुनादीय ढांचे होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, है ना। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो H+ को देगा, और जितनी जल्दी वो H+ को देगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, अम्लता उसकी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, फिनॉल पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, है ना। फिनॉल पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा। और सर इस थर्ड वाले में आप देख रहे हैं CH3 ग्रुप है। सर ये CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना, R लिख देता हूं, R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इस तरीके के ग्रुप। सर ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो फिनॉल, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसके लिए हम सिंपल सा फंडा ये ले सकते हैं कि सर डोनेटिंग ग्रुप की कहानी क्या है कि फिनॉक्साइड पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, ऐसा कोई ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन भी रिंग में आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी रिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, रिंग की डायरेक्शन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन होगा अधिक, है ना, अधिक रिपल्सन होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। इसकी वजह से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रेजोनेंस है इसको कम करता है, रेजोनेंस को कम करेगा, और रेजोनेंस कम होगा तो सर स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, स्थिरता के। अगर अनुनाद में कमी आएगी, स्टेबिलिटी में कमी आएगी, स्टेबिलिटी में कमी आएगी तो अपने H+ को आसानी से नहीं देख पाएगा। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पर लगे हैं तो किसका ऑर्डर ज्यादा होगा? तो ध्यान रखना, मेटा वाले का सबसे ज्यादा होगा, देन ऑर्थो का होगा, और सबसे कम पैरा का होगा, है ना, क्योंकि पैरा बिल्कुल आमने सामने है, इलेक्ट्रॉन आमने सामने से टकराएंगे। अगर ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो वाला इलेक्ट्रॉन ग्रुप थोड़ा सा कम होगा और मेटा का सबसे इफेक्ट कम होगा, है ना। तो ऑर्डर क्या होगा? मेटा, देन ऑर्थो, देन पैरा। तो ओवरऑल सारा ही कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। एसिडिटी पे क्वेश्चन आता है तो एसिडिटी आपकी यहां से पूरी सॉल्व हो जाएगी। आपकी एसिडिटी नहीं, सॉरी फॉर दैट, एग्जाम में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी, मुझे क्षमा कीजिएगा, है ना। हालांकि मैं इसको खुद ही नहीं सोच रहा था पर दिमाग में क्लिक करा तो मैंने इस बात को रिपीट करते हुए क्षमा मांग लिया आप सभी से। ठीक है, अब कमेंट में लिख देना सर क्षमा कर दिया। खैर ठीक है, तो ये था हमारी एसिडिटी। ओवरऑल मैंने आपको कंप्लीट ऑर्डर वगैरह सब कुछ बता दिया। अम्लता क्या है, क्या ऑर्डर रहेगा फिनॉल का, वही 20 मिनट कह रहा था, आधा घंटा से ज्यादा हो गया। और अब पढ़ते हैं जल्दी से इसकी बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया नंबर 1। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके पास फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन जब भी किसी धातु से होती है, स्पेशली सोडियम मेटल से, तो सर ये बनाता है सिंपल सा सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, ये ONA। और सर यहाँ पे ये रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेटल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनॉल जो है ना, जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो सेम वही कहानी है। ठीक है, क्योंकि फिनॉल भी क्वाइट एसिडिक है। और क्या बनाया सर? सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। न जाने कितनी बार मैं आपको ये बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। सर आपके पास ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन यदि मैं बेस से कराऊं, है ना, तो पहले तो हमने मेटल से देख ली, दूसरा बेस। आप सभी को पता है बेस पे ये प्लस है, ये माइनस है, या फिनॉल पे माइनस है, प्लस है, तो O माइनस H+ को ले जाएगा, H2O निकल जाएगा। सेम सर यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। और ये तो न जाने हम प्रिपरेशन में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यदि मैं आपसे नेक्स्ट चर्चा करूं, एक मिनट दीजिएगा बस। मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा था आपको, चलिए खैर मैं आपको पहले कुछ और ही बातें बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? चलो देखो, है ना, ये वाली रिएक्शंस कुछ बता देता हूँ। मैं कुछ और रिएक्शंस यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा था, बट कोई बात नहीं। फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो जिंक डस्ट इसके ऑक्सीजन को चुरा के ले जाता है और ये बेंजीन बना देता है ना, ये बेंजीन बना देता है और साथ में मिलता है ZNO। हो सकता है ये रिएक्शन एग्जाम में ऐसे देखने को मिले, C6H5OH। कंफ्यूज मत होना भैया, दिमाग को हर डायमेंशन में चलाना है जब भी सिलेक्शन होगा। तो ये बन जाएगा सर C6H6 और मिल जाएगा ZNO। एक ही बात है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है ईस्टर। चलो ईस्टरिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, है ना, ईस्टरिफिकेशन। चलो पहले ये देख लेते हैं। ये ईस्टरिफिकेशन अभिक्रिया भी दे सकता है। किस तरीके से देता है कि सर जब फिनॉल आपके पास है, इसकी अभिक्रिया जब आप कराते हैं एसाइल क्लोराइड से, है ना, एसाइल क्लोराइड, इसका नेम आपको पता ही होगा।
चलो ये नेम है, और इसका नेम एसिटाइल ग्रुप भी होता है ना, एसिटो ग्रुप भी कहते हैं, तो उसको हम एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और पायरिडीन के प्रेजेंस में अगर ये अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बेटा जी, H और ये Cl यहां से निकल जाएगा, मतलब HCl बाय प्रोडक्ट होगा, और जो ये पूरा ग्रुप है इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, है ना। मैकेनिज्म मैं करा सकता हूं, बट छोड़िए, हमारे एग्जाम में मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती है, तो उसको मैं स्किप कर सकता हूं। सर नाम क्या बना, नाम बना फिनाइल ग्रुप है, उस पे एसिटो ग्रुप लग गया, एसिटेट ग्रुप लग गया, तो फिनाइल एसिटेट इसका नाम बन गया, ठीक है। तो ये HCl एज अ बाय प्रोडक्ट है। तो ये था हमारा ईस्टरिफिकेशन, और यही ईस्टरिफिकेशन हमें एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में देखने को भी मिलता है। याद है एनहाइड्राइड ने जाने कितनी बार बता चुका हूं कि सर जब ऑक्सीजन ब्रिज में आ जाए, है ना, ब्रिज में आ जाए, तो उसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं, एनहाइड्राइड। और सर ये एसिटो ग्रुप लगा है तो उसका नाम हो जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम बन जाता है सर एसिटिक एनहाइड्राइड। और सर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर अभिक्रिया कराएं तो सेम कहानी है, ये CH3OH ग्रुप जाके फिनॉल के O पे जुड़ जाएगा, तो O C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब सेम यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, फिनाइल एसिटेट मिलेगा, बट ये जो पूरा ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो ये सारी एसिटिक एसिड बन जाएगा, है ना, COOH। ये क्या बना सर, ये बना एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल यह बना है सर, ये हमें ध्यान में रखना है। आई थिंक इतना सिंपल सा फंडा आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, कितनी रिएक्शंस हो गई, 4 हो गई हैं, 5वीं पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इट इज बेंजोइलेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन कैसे करता है फिनॉल, बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड से। और देखो ना जाने कितनी बार मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं, है ना, कि बेंजीन पे अगर CO ग्रुप होता है सर इसको हम बेंजोइल कहते हैं, और ऐसा प्रश्न आया भी था, है ना, बेंजोइल। और ध्यान रखिए इलेक्ट्रो आपका जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर था उसमें जो 17 क्लासेस पढ़ाई थी उसमें भी अंतर बताया था, और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में प्रश्न आया भी था, मैंने आपको वहां भी फोकस करते हुए बोला था इन चीजों को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर सिंपल से प्रश्न देता और वो भी हमसे गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ये बेंजोइल है, ठीक है, क्लोराइड इस पे लगा है, सिंपल है, HCl यहां से निकल जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, इस पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ है आपका ये वाला बेंजीन ग्रुप, ठीक है, और यहाँ से क्या निकला सर, बाय प्रोडक्ट HCl निकल गया। इसी रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन कह देते हैं, ठीक है। तो बेंजोइल ग्रुप को जोड़ दिया, इट इज कॉल्ड बेंजोइलेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे चलो एक रिएजेंट भी लेते हैं NaOH, और इस रिएक्शन का नाम भी मुझे बताइएगा, ये टेस्ट सीरीज में मैंने आपको दी थी, है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या है, सॉटन बाउमन रिएक्शन है ना, सॉटन बाउमन, सौतन है, सौतन है ना, सौतन बाउमन रिएक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना। और ये सौतन ही लाके खड़ी कर दी इसकी, है ना, क्योंकि OH ग्रुप था, H को हटा दिया और इतना बड़ा सौतन वाला ग्रुप उठा के ले आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6th हम पढ़ते हैं, चलो यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, है ना, ईथर बनाते हैं। तो ये हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3CH2Br से, क्या नाम है इसका, इथाइल ब्रोमाइड, है ना, इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एक बेस की प्रेजेंस में, तो सर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईथर, है ना। कौन सा ग्रुप होता है ईथर, ROR, इसको हम ईथर कहते हैं, ठीक है। सर ये इथॉक्सी ग्रुप है, बेंजीन पे लगा है तो नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, है ना, इथॉक्सी बेंजीन यहां आपको मिल जाएगा। और साथ में बाय प्रोडक्ट NaBrH2O। ये जितनी भी रिएक्शन है डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, यूनिट जो कन्वर्जन्स है ना, उन कन्वर्जन्स के थ्रू ही आपसे पूछी जा सकती है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आप यदि फिनॉल की रिएक्शन कराएं इस कंपाउंड के साथ, नाम लिखता हूं उसका भी क्या है, पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, H डबल बॉन्ड O, है ना, नेमिंग भी करते हैं इसका O, और ये CH3, इसका नाम हो गया डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हैं, और SO4 ग्रुप को हम सल्फेट कहते हैं, तो डाई मिथाइल सल्फेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि यहां से जो H है ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा, अगर 2 मोल से लोगे तो 2 H, एक H इस पे आएगा, एक H इस पे आएगा, और ये बन जाएगा सर H2SO4, है ना, सिंपल है। और आप क्या देखेंगे, ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ठीक है जी, ये OCH3 बन जाएगा। सर इसी को हम एनिसोल कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, इट इज कॉल्ड एनिसोल,
है ना। तो कहानी क्या हुई कि फिनॉल का H यहां ऑक्सीजन पे आ गया, H एक और H यहां ऑक्सीजन पे आ गया, H2SO4 बन गया, लीव आउट हो गया, और जो बचा उसका नाम क्या है सर, एनिसोल है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कितनी हो गई, 6 हो गई, चलो 7 पढ़ते हैं। 7 फिनॉल जो है ये इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन देता है जिसका नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट, है ना, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये सारी बीएससी में होती थी, इसलिए मैं सारी रिएक्शंस आपको यहां बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो क्लेजन रीअरेंजमेंट में बेसिकली होता क्या था, क्लेजन रीअरेंजमेंट में आपके पास होता था फिनाइल एलाइल ईथर, है ना, ईथर अभी पढ़ा, ROR को ईथर कहते हैं, इसका नाम क्या बना, फिनाइल। और हम सभी जानते हैं इस ग्रुप को हम एलाइल कहते हैं। एलाइल और विनाइल अंतर बता चुका हूं और आपके एग्जाम में भी आ चुका है ना, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर से पहले सारी चीजें पढ़ा चुका था। सर ये एलाइल ग्रुप होता है, ऐसे ही प्रश्न वहां बनते हैं क्योंकि लेवल 2 का एग्जाम था, तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही वहां आएंगे। आपके इसमें थोड़े अच्छे लेवल के बनेंगे, है ना, जैसे क्लेजन रीअरेंजमेंट पूछ लेगा सिंपल, ठीक। और क्लेजन रीअरेंजमेंट इस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, और यह है फिनाइल, इस पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, एलाइल। तो अगर अल्फाबेटिकली ले लो चाहे तो उसका नाम, है ना, हमने फिनाइल पहले ले लिया, एलाइल पहले आना चाहिए, तो उसका नाम हो जाएगा एलाइल फिनाइल ईथर, है ना। इसका क्लेजन रीअरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि सेकंड पोजीशन से इस कार्बन प्रोटेक्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे यहां बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह बीएससी वाली क्लासेस मैंने ऑलरेडी कराई है, यूट्यूब पे वो अवेलेबल भी है। तो आप देखेंगे यहाँ OH ग्रुप आएगा और ये जो एलाइल ग्रुप है ये यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सर ये CH2 पे स्टार लगा रहा हूं, होता क्या है, ये पाई बॉन्ड यहां से CH2 पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, मतलब ये जब पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो स्टार वाला CH2 कार्बन पे जुड़ेगा। अब ये क्यों दे रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में यहां CHD दे दे, है ना, ड्यूटीरियम आपको दे दे। अब हो सकता है प्रोडक्ट में डी यहां लगा के पूछ ले, यहां लगा के पूछ ले, तो स्टार का मतलब क्या समझा रहा हूं जरा ध्यान में रखिएगा। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। यहां हो सकता है ड्यूटीरियम लगा के आपको दे दे और फिर क्वेश्चन पूछ ले, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप क्लेजन रीअरेंजमेंट कराते हैं तो ये स्टार है ना, जो कोने वाला कार्बन है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, अगर इसी क्लेजन रीअरेंजमेंट को आप पैरा पोजीशन पे पहुंचा दे तो सर जब आप इसको पैरा पे पहुंचाएंगे, है ना, ये पैरा पे भी सेम पहुंचेगा, मैकेनिज्म वगैरह भी स्किप कीजिए, तो ये बनेगा CH2, सेम बनेगा तो सेम ही, बट जो स्टार है देखो पैरा वाला कार्बन क्या करेगा, फिर इस कार्बन पर अटैक करेगा, सर ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो देखो पैरा वाले पोजीशन से ये CH2 जुड़ रहा है तो ये CH2 जुड़ेगा और स्टार वाला कहां पहुंच जाएगा, लास्ट, है ना, स्टार वाला कहां पहुंच जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है, ये सिंपल सा फंडा है जो हमें क्लेजन रीअरेंजमेंट के लिए कहानी याद रखनी है। ठीक है, तो ये कहानी हमें याद रखनी है, स्टार भी लगा देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन हमें यहां ध्यान में रखनी है, क्या पता डी लगा के हमसे पूछ ले, ड्यूटीरियम लगा के हमसे क्वेश्चन पूछ ले, तो फिर हमें एग्जाम में समस्या ना हो, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद कितनी हो गई, 7 हो गई थी, 7 हो गई थी। ठीक है, 8th पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल वो जिसपे सर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। सर ये कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैं ब्रोमिनेशन करता हूं तो ब्रोमोनियम आयन मिलेगा, क्लोरीनेशन करता हूं तो क्लोरोनियम आयन मिलेगा, सर हेलोजिनेशन मतलब ये हेलोजिनेशन हो गया सिंपल, सर सल्फोनेशन करता हूं तो सल्फोनियम आयन मिलेगा, सर अगर नाइट्रेशन करता हूं तो नाइट्रोनियम आयन मिलेगा, सर फिडलक्राफ्ट का एल्काइलेशन करता हूं तो एल्काइलियम आयन मिलेगा, सर फिडलक्राफ्ट का एसिटाइलेशन करता हूं तो एसिटाइलियम आयन मिलेगा। ये सभी इलेक्ट्रोफाइल हमें देखने को मिलते हैं और जितनी भी मैंने रिएक्शंस बोली हैं कहीं ना कहीं उनके नेम्स आप सभी को पता होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उसका हेलोजिनेशन करा देता हूं। ठीक है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनीकरण। ठीक है, तो आपके पास फिनॉल है, फिनॉल का जब मैं हेलोजिनेशन कराता हूं तो Br2 की प्रेजेंस में होता है और यहां Fe ले लेते हैं, है ना, हीट करते हैं। सर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, हमें OH मिलेगा, इसके साथ Br मिल जाएगा ऑर्थो पे, और सर इस OH के साथ हमें Br मिल जाएगा पैरा पे। ठीक है, अब ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों मिलेगा, तो इसका आंसर तो हमें फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है ना, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। सर जब हमने फिनॉल का अनुनाद बनाया था तो माइनस चार्ज या तो ऑर्थो पे या पैरा पे या ऑर्थो पे ही अवेलेबल था, चाहे तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक बार जल्दी से,
कहां बनाया था अनुनाद, जल्दी से देखिए ये रहा। तो हमने देखा माइनस चार्ज या तो ऑर्थो पे अवेलेबल है, फिर घूमा पैरा पे, फिर से कहां पहुंच गया, ऑर्थो पे। तो जब हम फिनॉल ग्रुप को देखते हैं या ऐसा कोई भी ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसको हम बेंजीन एक्टिवेटिंग बोलते हैं। ये सभी ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिंग में देते हैं, बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, उन सभी का प्रोडक्ट या तो ऑर्थो और पैरा पे मिलता है। कौन सी रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो या तो ऑर्थो पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल आता है, और आप सभी को पता है ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो ध्यान रखना है, फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेंगे तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे, है ना, बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो एक्टिवेट करते हैं, तो हमने देखा सर OH ग्रुप हो गया, है ना, O माइनस हो गया, ऐसे ही NH2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, एमाइड ग्रुप हो जाएगा, या फिर NH माइनस हो जाएगा, या फिर NH पे कोई R ग्रुप लगा दो, है ना, NH पे कोई R ग्रुप लगा दो, या फिर N पे 2 R2 ग्रुप लगा दो, या फिर कार्बो ऑक्सिलेट आयन माइनस लेना, COOH तो विड्रॉइंग होता है, COO पे माइनस है तो डोनेटिंग की तरह काम करता है। इसके अलावा चैबेलियन वाले हैलोजन हमारे, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं, बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। और जितने भी बेंजीन को एक्टिवेट करने वाले ग्रुप हैं सर, इनका प्रोडक्ट या तो ऑर्थो पे मिलेगा या फिर पैरा पे मिलेगा, है ना। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डोनेटिंग है। बताओ कहां 20 मिनट की क्लास कह रहा था, कहां 1 घंटा होने जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। खैर, तो आप देख रहे हैं जब हम उसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट सर ऑर्थो और पैरा पे मिल रहा है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में अब हमें ये चेक करना है कि मुख्य उत्पाद कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, है ना। तो अगर मेजर प्रोडक्ट वाला गेम देखना है तो उसके लिए 2 चीज देखना, क्या, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं बन रही होगी तो ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा पैरा से, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, क्लियर। अगर दूसरा भीड़ भाड़, है ना, सेकंड है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ ज्यादा है, बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, तो सर बड़े ग्रुप पैरा पोजीशन पे दूर दूर होंगे, इसलिए स्टेबल होंगे ऑर्थो वाले से, तो पैरा प्रोडक्ट वहां पे मेजर प्रोडक्ट होगा। एग्जांपल के तौर पे जरा इसको ही समझो, सर OH ग्रुप अपने में अच्छा खासा ग्रुप है, लोन पेयर है, ब्रोमीन पे 3-3 लोन पेयर है, बड़े बड़े ग्रुप पास में हैं, तो इनके बीच में होगा रिपल्सन, भीड़ भाड़, हिंड्रेंस, है ना। तो रिपल्सन होने की वजह से जहां भी प्रतिकर्षण होता है सर वह स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता, इसीलिए ये जो पैरा प्रोडक्ट है इसका सर मुख्य उत्पाद होगा, है ना, मुख्य उत्पाद होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा, हिंड्रेंस ज्यादा, तो पैरा पोजीशन पे Br जाने की कोशिश करेगा, इसलिए पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और सर ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। आई थिंक ऑर्थो पैरा इश्यू समझ में आया होगा। सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की यहाँ कोई संभावना नहीं है, क्योंकि O पे H तो है पर दूसरी साइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है ना, फ्लोरीन क्लोरीन लाइक नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसलिए जो ऑर्थो प्रोडक्ट है उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा दिख रही है, ऑर्थो वाला कम स्टेबल होगा, रिपल्सन की वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से, क्योंकि पैरा पे OH और Br के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई, है ना, एक दूसरे के अपोजिट भाग गए, कोई रिपल्सन नहीं हुआ। तो कहानी क्या है, जिनके बीच में लड़ाई हो रही है ना, दूर भगा दो, दूर भगाया पैरा पे पहुंच गया, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आई थिंक ये सिंपल सा फंडा आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो हमें समझना चाहिए, और स्टेरिक हिंड्रेंस का। इसके अलावा यही हमारे पास OH ग्रुप फिनॉल वाले भैया, इनके पास 3Br2 से रिएक्शन करा दो, है ना, और यहाँ पे Fe सेम हीट कर दो, तो सर यहाँ पे हमें एक्सेस में ब्रोमिनेशन होता हुआ दिखेगा, मतलब जितनी ऑर्थो पोजीशन है वो सारी भर जाएंगी, है ना, पैरा पोजीशन एक है वो भर जाएगी। तो सर इसका हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ध्यान में रखना है, क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो। अच्छा ये कैसे कर दिया, नेमिंग भी देख लो। सर OH ग्रुप की प्राथमिकता अधिक होती है, कार्बन नंबर 1, सर ये वाला कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। नाम क्या बना सर, 2,4,6, तीनों ही पोजीशन पे 3 ब्रोमीन है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना, ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो क्या बना, TBP मिला, है ना, ट्राइब्रोमोफिनॉल मिला, ध्यान में रखना, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आगे देखते हैं जल्दी से इसका सल्फोनेशन, है ना, क्या देखते हैं, सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप आता है, SO3H ग्रुप आता है, ठीक है। ये है फिनॉल,
सल्फोनेटिंग एजेंट कौन सा होता है सर? केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 डालिए, है ना, लगभग इसको 298 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे हीट करिए। हीट करोगे तो आपको ये प्यारे प्यारे से उत्पाद मिल जाएंगे, है ना। नाम क्या होगा सर? ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, है ना, सल्फोनिक एसिड मिल गया आपको, ठीक है। और साथ में आपको मिल जाएगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, पैराफिनॉल सेम सल्फोनिक एसिड, ये आपको मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखना है। अब कुछ बातें ध्यान रख लो सर, इसका ऑर्थो प्रोडक्ट अधिक स्टेबल होता है, वह है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है SO3H पे H ग्रुप है ना, तो SO3H पे ऐसे OH ग्रुप होगा सर। OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और आपको पता है जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होती है सर, वहां पे ऑर्थो प्रोडक्ट अधिक स्टेबल होता है पैरा प्रोडक्ट से। सिंपल सा फंडा है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका करते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। अब करते हैं जल्दी से नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तो ये है हमारे भैया फिनॉल, ठीक है। इसका नाइट्रेशन हम जनरली डाइल्यूट HNO3 में कर देते हैं, डाइल्यूट में भी ये जनरली नाइट्रेशन दे देता है, ठीक है। और जब नाइट्रेशन होता है तो सेम ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, OH है, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप आके जुड़ता है, सेम ये ग्रुप आपको पैरा पे भी दिखेगा, है ना। तो आपको मिल गया ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। और आप सभी को पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो साफ साफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी देखी थी, जिसको हम इंट्रामोलिकुलर कहते हैं, इसीलिए ऑर्थो वाला क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका मर्क्यूरेशन, है ना, मर्क्यूरेशन रिएक्शन। चलिए तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मर्क्यूरेशन, ठीक है। तो ये हमारे फिनॉल भैया, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस Hg, और जो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कुछ एक इंटरमीडिएटरी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, बना देता हूँ जल्दी से। ये मिलेगा HgOCOCH3 ऐसा ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसको मैं कह सकता हूँ ऑर्थो एसिटोऑक्सी मर्क्यूरी फिनॉल, है ना, मर्क्यूरी फिनॉल। ये आपको ऐसा इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसी सिंपली यहां पे आपको पैरा में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, HgOCOCH3, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बाकी आप इसमें हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे बॉइलिंग वाटर डालते हो तो आपको जो है यहाँ पे क्रिसॉल और हाइड्रोक्विनोल मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया फिनॉल के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये है फिनॉल भैया हमारे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं CH3Br से, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो सर हमें यहाँ जो उत्पाद मिलेगा आप सभी को पता है, एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा, सेम ऑर्थो पे और पैरा पे, है ना। ये तो अब मुझे लगता है बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, सेम वही कहानी है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, इसलिए पैरा वाला क्या होगा सर, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमें ध्यान में रखने की बात, ठीक है। अब तो ये आइडिया सभी को मिल गया होगा। ऐसी एसिटाइलेशन कराऊंगा तो सेम फिनॉल ले लेना, एसिटाइल आप ले लो यहाँ क्लोराइड, है ना, एसिटाइल क्लोराइड ले लीजिए, सेम यही एनहाइड्रस AlCl3। तो आप देखेंगे आपको उत्पाद मिल जाएगा, है ना। कौन सा ग्रुप मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और सेम पैरा पे मिल जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा एसिटोफिनॉल मिल जाएगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा एसिटोफिनॉल मिल जाएगा। सर ऑर्थो एंड पैरा एसिटोफिनॉल में ऑर्थो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए दिखाई देगा। बना भी देता हूँ जल्दी से यहाँ, है ना, स्ट्रक्चर जब ओपन करके बना ही रखा है तो यहाँ आप देखेंगे H है सर, ये माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस है सर, ऑक्सीजन पे माइनस है, प्लस माइनस आपस में खींचेंगे, बंद बनाएंगे, इस बॉन्ड को ही हम H बॉन्ड कहेंगे, है ना, H बॉन्ड कहेंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन है नाइट्रोसेशन अभिक्रिया। सिंपल से अभिक्रिया है, आप लेते हैं फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO2 से। HNO2 याद है, इसको होनो भी कहते थे, होनो, होनो, है ना, होनो, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं NaNO2HCl, है ना, इससे ही तो बनता है होनो, ठीक।
तो आप सभी को पता है यहाँ ये OH माइनस और NO प्लस में ब्रेक होता है। जैसे ही OH माइनस NO प्लस में ब्रेक होगा तो उसका जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है NO वो बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा, है ना, ऐसे ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। सेम ऑर्थो पे साफ साफ दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट क्या है, अधिक स्टेबल है पैरा से। ऑर्थो वाला क्या हो गया सर, मेजर प्रोडक्ट हो गया। जल्दी से इसका नाम बता दो, है ना, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल इसका नाम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इज कोल्बे रिएक्शन, है ना, और ये मेन रिएक्शन अब आ रही है। तो जो भी था इलेक्ट्रोफिलिक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, 8 हो गए हैं। 9th अब रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोल्बे भैया, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बीएससी में भी हमने पढ़ी होती है। कोल्बे रिएक्शन, क्षमा कीजिएगा 20 मिनट बोल के 1 घंटा खींच दिया पर भैया मैं छोड़ नहीं सकता, है ना, छोड़ नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, सिलेबस पूरा कराने को बोला है तो भैया जितनी इंपॉर्टेंट थिंग बनती है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो सब आपको कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं अपनी तरफ से। अब आपकी इच्छा, आपका मन करता है, बीच में काफी बच्चों ने लेफ्ट भी कर दिया होगा, मुझे कोई समस्या नहीं है उससे। एटलीस्ट जो मैंने अपना वादा किया था वो तो मैं पूरा कर सकता हूँ, है ना। बाकी हाँ, हर बच्चे के दिमाग में घुस के मैं नहीं बता सकता हूँ, जो खुद ही जिनको सिलेक्शन लेना होगा, जिनका खुद ही इंटरेस्ट होगा, वो पूरी ही चीजों को देखेंगे। तो सोडियम फिनाइल कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा, जो कि एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट मिल रहा है। सर इसमें हमें देखने को मिलता है रीअरेंजमेंट, तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन का टाइप भी हो गया, है ना। और जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो सर ये जो आपका ग्रुप है ये ऑर्थो पोजिशन या पैरा पोजिशन पे पहुंच जाता है ना, ये ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे पहुंच जाता है। बस लास्ट स्टेप बहुत सिंपल है कि यहाँ पे हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सर आपको देखने को मिलते हैं कोल्बे भैया, है ना, कोल्बे भैया। ये जो टेम्परेचर जो रिएक्शन है ये आपको NaOH की प्रेजेंस में देखने को मिलती है और लगभग 8 से 10 ATM पे ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है हमारे कोल्बे भैया जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका नाम क्या बनाया, थोड़ी देर पहले ही बनाया था सर, सोडियम सैलिसाइलेट, है ना, 8 माइनस चार्ज वाला, कुछ देर पहले बताया, साइलेट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक अम्ल है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे कोल्बे भैया, ठीक है। चलिए अब एक और चीज मैं यहां पे आपको बता देता हूं, है ना, ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसी में पढ़ा देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, ये हमारे बीएससी में भी देखने को मिलता है। एस्पिरिन, तो एस्पिरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, सेम है, OH ग्रुप है, आपने बनाया COOH, है ना, सैलिसाइलिक एसिड बनाया। सर इस सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन, इसका हम करा देंगे एसिटाइलेशन, है ना, या तो CH3COCl ग्रुप ले लो या फिर आप एनहाइड्राइड ग्रुप ले लो। और ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई भी थी, ध्यान में रखिएगा, ध्यान आपका यहाँ है तो 100% आप इस रिएक्शन को समझ पाएंगे। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो सर आपको पता है OH वाला ग्रुप है ना, ये OH का H और यहाँ से Cl आपस में निकल जाएंगे, या फिर OH का H या फिर ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएंगे, थोड़ी देर पहले ही बताई थी, ठीक है। तो जल्दी से देखो, ये OH के साथ जब Cl निकल जाएगा तो ये पूरा ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा, दोनों ही रिएक्शन के प्रोडक्ट तो सेम ही मिलने वाले हैं, ठीक है। बस बाई प्रोडक्ट ध्यान में रखिएगा, यहाँ मिलेगा HCl और सर यहाँ बाई प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड मिलेगा, बाकी सेम प्रोडक्ट है और यहाँ पे COOH ग्रुप है। सर इसी को हम एस्पिरिन कह रहे हैं, ध्यान में रखना, जो कि डिस्प्रिन में घुली रहती है, सरदर्द वाली दवाई, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह इन सबके काम आती है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, यहाँ पे एक और प्रिपरेशन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, है ना, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये सब एनसीईआरटी कह रहा हूँ, बीएससी में हमने पढ़ी है। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बीएससी लेवल पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा एग्जाम में बीएससी भैया मिनिमम 50% मार्क्स के साथ बोली गई है, तो दैट मींस 50% वाले बच्चे सभी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, और उन सबको इतनी इतनी बातें याद होंगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसको हम मिथाइल सैलिसाइलेट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इट इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसाइलेट, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इसके लिए भी सेम कहानी है, सेम कहानी, आप क्या लेते हैं, सेम सैलिसाइलिक एसिड लेते हैं जो आपने कोल्बे रिएक्शन से बना लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप मीथेनॉल से, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, और इसको कर देंगे रिफ्लक्स कर देंगे। और जैसे ही रिफ्लक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि भैया ये जो आपका CH3O ग्रुप है ना, यहाँ से निकल जाएगा जल और ये CH3 ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा, है ना, CH3 ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा।
तो C डबल बॉन्ड है और ये OCH3 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। इसी को हम कह रहे हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, जिसको हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन ये होता भी ऑयली कलर का ही है, ऑयली जैसा ही है ना, तो ऑयली लिक्विड होता है, ये आपको यहाँ बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसका जो बीपी है ये लगभग 495 केल्विन होता है। ठीक है, और इसकी एक सुगंधित है ना, एरोमेटिक है, तो उसकी प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट स्मेल होता है। ठीक है, और इसको हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको जो ये ऑयली लिक्विड है या मिथाइल सैलिसाइलेट है, इसके कुछ जनरल एप्लीकेशन यूज भी मैं आपको बताते हुए चलता हूं। ठीक है, ये काम आता है एचिस, अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है ना, एच हो रहा है या स्ट्रेन आ गया है, उसकी मेडिसिन बनाने के काम आता है, उसकी मेडिसिन बनाने के काम आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक और प्रिपरेशन, ये भी हमें मेंशन है ना बीएससी की किताबों में, जिसका नाम है फिनाइल सैलिसाइलेट। फिनाइल सैलिसाइलेट, जिसको सिंपल हम शॉर्ट में सेलॉल कहते हैं। ठीक है, और हो सकता है बीएससी में काफी बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हो, प्रिपरेशन ऑफ सेलॉल, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ठीक है, और जिनके पेपर में आया है वो मुझे आंसर कमेंट में करके बताएंगे, एटलीस्ट मुझे आइडिया मिलेगा कि हाँ बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने वीडियो को ध्यान से देखा है, उन्होंने क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखा। ठीक है, ये है OH ग्रुप। ठीक है सर, ये है हमारा फिनॉल भैया। ठीक है, इसमें हम डालेंगे POCl3 है ना, फॉस्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड, इसको कर देंगे सर हम हीट, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद मिलेगा सर, ये फिनाइल सैलिसाइलेट, हमारा सेलॉल मिल जाएगा, है ना, ये सेलॉल भैया हमें यहाँ मिल गए, C डबल बॉन्ड O, और ये है बेंजीन वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये हमें मिल गया फिनाइल सैलिसाइलेट सेलॉल। ठीक है, और ये सेलॉल यूज होता है एज एन इंटरस्टेशियल, है ना, जिसको इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसमें ये काम आता है सेलॉल। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है। ठीक है, तो इंटेस्टिनियल एंटीसेप्टिक की तरह से मैं यूज कर सकता हूं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ सेलॉल ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। कितनी रिएक्शन हो गई? आई थिंक 9 हमने यहाँ पढ़ ली, 10th पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, जिसको हम कहते हैं रीमन टीमन, ये तो सभी को रटी होती है। ये कक्षा 12 वाले बच्चों से पूछ लो, अगर उसने ऑर्गेनिक थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी है तो मतलब उसे ये रिएक्शन का आभास तो रहेगा, ये रिएक्शन तो कहीं ना कहीं इसमें पढ़ी होगी, नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट, है ना, नाम तो सुना ही होगा। तो यस, आपने नाम तो सुना ही होगा इस रिएक्शन का। सर फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक KOH NOH। ठीक है, 60 डिग्री पे इसको हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है सल्फोल्डिहाइड, है ना, ऑर्थो और पैरा सल्फोल्डिहाइड। तो ऑर्थो पे भी मिल जाएगा, पैरा पे भी मिल जाएगा, फिर वही कहानी, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, मेजर प्रोडक्ट है ऑर्थो वाला, क्यों? हाइड्रोजन बंद बनाएगा, इसलिए सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो क्या मिला? सैलिसल एल्डिहाइड मिला, ये तो गया उसका कॉमन नाम। IUPAC क्या बनेगा? सर CHO ग्रुप की प्राथमिकता ज्यादा होती है तो उसके रेफरेंस में OH कहाँ है? ऑर्थो पे है, तो नाम बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी, है ना, क्या फिनॉल, नहीं फिनॉल नहीं, बेंजल एल्डिहाइड, आई एम सॉरी, बेंजीन पे CHO, है ना, बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड। एसिस वाले का नाम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, तो नेमिंग इसका हमें दिमाग में रखना है। अब रीमन टीमन, क्योंकि हमारा BSc बेस है तो ये जरूर पूछ सकता है कि रीमन टीमन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं। तो छोटा सा मैकेनिज्म का पोर्शन यहाँ पे देखते हैं, छोटी सी यहाँ क्रियाविधि देखते हैं, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले हम ले रहे हैं बेस, और हम सभी को पता है बेस जो क्षार होता है इसका काम OH माइनस देना होता है ना, OH माइनस देना होता है। सर हमारे पास यहाँ H है, यहाँ C है, इस पे 1 Cl 2 Cl 3 Cl। सर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, हाइड्रोजन पे होगा सर प्लस। हमारे पास सर OH माइनस है, OH माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, सर यहाँ से निकल जाएगा जल और हमें मिल जाएगा C, इस पे लगे हुए 3 क्लोरीन। सर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को हम क्या कहते हैं? कार्ब एनायन कहते हैं, कार्ब एनायन कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा? सर ट्राई क्लोरो है, 3 क्लोरो है, किस पे लगे हैं? मिथाइल पे लगे हैं, है ना, एक कार्बन है तो मिथाइल, ट्राई क्लोरो मिथाइल कार्बन आयन मिल रहा है। तो पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमें कार्बन आयन मिल रहा है। फिर सेकंड, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर लीव आउट हो जाता है, वैसे हम 60 डिग्री तक हीट कर रहे हैं मतलब यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन लेके लीव आउट हो जाएगा। तो सर Cl 2 बचे,
अब सर जरा समझना, Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकला, कार्बन पे एक माइनस चार्ज है, वो माइनस चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह दिखाई देगा, जिसको हम कार्बीन कहते हैं। ये हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया हुआ है। सर इसका नाम क्या बनेगा, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि रीमन टीमर अभिक्रिया में कौन कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलते हैं, है ना। रिएक्शन अभिक्रिया मध्य कर्मक कौन कौन से देखने को मिलते हैं, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म वगैरह इसके बाद की देखनी है तो बीएससी वाली क्लासेस में देख सकते हैं, ठीक है, उसमें सारा आइडिया आपको मैकेनिज्म वगैरह का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये थी हमारी सारी रिएक्शंस वगैरह जो फिनॉल की हैं, और इसमें कुछ अगर रह गया है तो मैं आपको जो है मिसलिनियस में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। जाते जाते और क्या बता दूं, और चलो लगभग सभी हो गया। चलो टेस्ट भी देख लेते हैं ना, टेस्ट फॉर फिनॉल। टेस्ट फॉर फिनॉल, हालांकि ये मैंने केमिकल टेस्ट में पढ़ाया है जब हमने पढ़ा था हायर एजुकेशन वाला बैच। जल्दी से देख लेते हैं। फिनॉल सबसे पहली बात लिटमस टेस्ट देता है ना, लिटमस टेस्ट देता है। क्यों देता है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा सर फिनॉल एसिडिक है, अम्लीय इसका नेचर है, व्यवहार है। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को सर रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ब्लू टू रेड, है ना, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड इसका जो टेस्ट है ये है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, है ना। ये हमने ऑलरेडी सारी केमिकल टेस्ट में पढ़े हुए हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन आप FeCl3 के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये वायलेट या ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूशन देता है ना, वायलेट और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो फिनॉल है वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, क्लियर। अगर देखो मान लो आपने कोई अल्कोहल ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दी, तो अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है ना। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो गया कि फिनॉल और अल्कोहल में अगर आपको अंतर बताना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हो सकता है। पहली बात तो लिटमस टेस्ट भी सेम, अल्कोहल नहीं देते हैं, है ना, या बहुत कम मात्रा में देते हैं, और जबकि फिनॉल आपका ब्लू टू रेड कर देते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल देता है, अल्कोहल नहीं देता है ना। तो इनके डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गए, इनके बीच में अंतर बताने वाले टेस्ट भी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि ब्रोमिनेशन हमने करके भी देखा, है ना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फिनॉल का हम एक्सेस में, ये तो हमने पढ़ ही लिया, एक्सेस में हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, एक्सेस में Br2 डालते हैं, तो सर ये क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना। और ये कैसे कलर का पीपीटी होता है, ये एक व्हाइट कलर का वक्षेप होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का वक्षेप होता है, जो कि फिनॉल ही बनाता है, ध्यान में रखना। तो फिनॉल में जब ब्रोमीन लिक्विड ब्रोमीन को पास कराते हैं तो वहां पे एक व्हाइट कलर का श्वेत कलर का अवक्षेप बनता है, सर वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है, और इससे हमें पता चलता है कि सर यहाँ पे फिनॉल मौजूद है। तो टेस्ट फॉर फिनॉल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो बाकी जो कुछ रह गया होगा वो मिसलिनियस में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ये था फिनॉल। अब काफी बच्चे मन में सोच रहे होंगे 20 मिनट बोलकर हमको 1 घंटे 22 मिनट का वीडियो चिपका दिया। हम क्षमा चाहते हैं आपसे, सच में दिल से क्षमा चाहता हूँ। 20 मिनट ही बोला था पर वो 1 घंटा एक्स्ट्रा कब हो गया मुझे नहीं पता, बट मैं कोई भी टॉपिक आपको बिना छोड़े हुए नहीं भेज सकता, प्लीज समझिएगा। कंप्लीट सिलेबस का मतलब कंप्लीट ही है, फिर भी कुछ छूटेगा, मुझे पता है छूट सकता है, या एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियस बात है एग्जामिनर की लिमिटेशन है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मेरी भी जो लिमिटेशन यही है, मैं से लिमिटेशन खामियां ही बता रहा हूँ कि भाई मेरी खामी यही है कि मैं पूरा ही पढ़ा के भेजूंगा। जब आपको बोला है कंप्लीट सिलेबस तो पूरा ही कराऊंगा। 20 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट हो गया, आई एम सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा 1 hour, बट आई विल श्योरली से दैट इट विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट। पसंद आता है तो अपनी अपनी पसंद भी बता सकते हैं। और आई थिंक आज ऑडियो क्वालिटी खराब ना हो हे प्रभु, क्योंकि 1 घंटे या 1.5 घंटे क्लास के बाद पता चलता है कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो बड़ा ही क्रोध आता है ना। तो ऐसा ना हो और ये अच्छे से रिकॉर्ड होके आपके पास में पहुंचा दूं। मैं लाइव क्लास के लिए भी सोच रहा था, बट मैंने सोचा पूरा बैच पहले से ही जो है हमारा रिकॉर्डेड चल रहा है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड ही दूं, है ना। जो लाइव चल रहा है लाइव में रहने दो, रिकॉर्डेड चल रहा है रिकॉर्डेड में ही रहने दो, ठीक है। अदरवाइज जितना टाइम मुझे लाइव में लगता उतना रिकॉर्डेड में लगता, तो इसलिए बस समझ लीजिए कि पहले से रिकॉर्डेड चल रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड ही इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। बाय बाय एंड टेक केयर।